श्लोक नंबर 31। ये क्वेश्चन जामनगर का क्वेश्चन है। दूषी विष के लक्षण। दूषी विषम तु शोणित तुष्ट्यारु किटिव कोट लिंगम। दूषी विष में शोणित जो है, रक्त जो है वो दूषित होता है, और किटिव कोट लिंग तो लक्षण, किटिव कोट फिंसियां दिखाई देती हैं। दूषी विष रक्त को दूषित करता है और ऐसे किटिव कोट जो है उनको उत्पन्न करता है। इसकी चिकित्सा आप यही लिख लो, आगे आएगी। इसकी चिकित्सा है सिरा वेद या सिराकर्म प्लस पंचकर्म। क्वेश्चन इसका पूछे, दोनों पूछे, सिराकर्म प्लस पंचकर्म, ये दोनों करते हैं। सुश्रुत कल्प स्थान में दूषी विष विमर्श में देना। गुण विप्रहीनम विषम ही दूषी विषु पैती। जिसका गुण विप्रहीनम, जो गुणों से हीन हो चुका है, वो ही दूषी विष है। श्लोक नंबर 32। विष का प्रभाव। पीतम मृतस्य हृदय तिष्ठति दंश विद देशो दंश देशे स्यात्। जिसने विष पिया हुआ है वो हृदय में अवस्थित हो जाएगा। यहाँ पर हृदय का मतलब आमाशय है, लेकिन श्लोक में शब्द हृदय तो हृदय। जिसने विष पिया हुआ है वो हृदय में अवस्थित होता है, और जिसमें दंश किया हुआ है वहां पर विष दंश देश में ही उपस्थित होता है। मृत्यु के लक्षण श्लोक नंबर 33। नील ओष्ठ दंत शैथिल्य केश पतनांग अंग भंग विक्षेपो शिशिरैर न लोम हर्षो। जो व्यक्ति विष से मृत्यु निश्चित है जिसकी, उसको लोम हर्ष नहीं होता अगर कोई ठंडी चीज उसके साथ लगा दी जाए। होंठ नीले पड़ जाते हैं, दांत शिथिल हो जाते हैं, केशों का पतन होता है, अंग टूट जाते हैं, विक्षेप होने लगता है। बागभट्ट के अकॉर्डिंग विष सर्वप्रथम रक्त में आश्रित होता है। विष सर्वप्रथम रक्त में आश्रित होता है, और उसके बाद कफ में, उसके बाद पित्त में, और फिर वात में, और सबसे लास्ट में हृदय में अवस्थित होता है। बागभट्ट बताते हैं कि विष पहले रक्त में, फिर कफ, पित्त, वात और हृदय में अवस्थित होता है। श्लोक नंबर 35। विष चिकित्सा के 24 उपक्रम। पहला है मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण, है ना। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, पहला आपने याद रखना है कि मंत्र और अरिष्ट से श्लोक शुरुआत है। मतलब पहले विष के जो 24 उपक्रम बताए हैं उसमें सबसे पहला उपक्रम मंत्र है, दूसरा अरिष्ट है। अरिष्ट होता है रस्सी बांधना, ये अरिष्ट वैसा नहीं, अरिष्ट का मतलब है बांधना। पहला है मंत्र, दूसरा है कुछ बांधना, और कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से अंडरलाइन करने हैं। जैसे पहले श्लोक में लिखा है अग्नि, अंडरलाइन करो। हृदय आवरण, तीसरी लाइन, ये भी एक प्रकार का उपक्रम है। प्रतिविष, नीचे आना मृत संजीवनी, इतना अंडरलाइन करना 24 में। इसमें बस्ती नहीं है, इसमें क्षार कर्म नहीं है, ये दो ही लिखो, बस्ती और क्षार कर्म नहीं है। श्लोक नंबर 38 सेकंड लाइन। तम दंशम व चूषेन मुखेन यव चूर्ण पांशु पूर्ण। अगर मुख से जहर चूसने पड़े तो उसमें पहले मुख में पांशु पूर्ण, मतलब या तो बालू रख लो या फिर यव का चूर्ण रख लो। मुख को यव के चूर्ण, आचूषण के लिए मुख में यव का चूर्ण या फिर बालू भर के चूषण करना चाहिए। सुश्रुत के अकॉर्डिंग कल्प स्थान 5 में उन्होंने वस्त्र, मुख में वस्त्र भरकर चूषण करना चाहिए। मुख में वस्त्र भरकर चूषण करना चाहिए, ये बोला है, ठीक है। बागभट्ट विमर्श में बताते हैं, आपके दिया होगा, विष यदि कफाशय में स्थित है, विष यदि कफाशय में है तो अयतन साथे, अयतन साथे। अगर विष पित्ताशय में है तो यतन साथे।
अगर विष वात स्थान में है या वाताशय में है तो दूस आते हैं, तो दूस आते हैं माने। श्लोक नंबर 39, विष निकालने के तरीके बताएं, रक्त मोक्षण के कुछ तरीके बताएं। प्रच्छान श्रृंग जलोका व्यधन स्त्रावित रक्तम, ये क्वेश्चन आया है कि विष को रक्त में जब कोई जंतु काटता है या कुछ ऐसा होता है तो हमें रक्त जो है वो स्त्रावन कैसे कैसे करना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपने अंडरलाइन करना है, सुश्रुत बोलते हैं कि विष जो है वो विष स्थान में, दंश स्थान में या विष दंश स्थान में सुश्रुत के अकॉर्डिंग एक मुहूर्त तक रहता है। सुश्रुत बोलते हैं विष दंश स्थान में एक मुहूर्त तक रहता है। भागवत के अकॉर्डिंग 100 मात्रा तक, 100 मात्रा काल तक विष स्थान में रहता है। अरिष्ट का बंधन जो है वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर करना है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अरिष्ट बंधन दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर करना है, दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर। श्लोक नंबर 41, घर्षण के लिए चूर्ण का प्रयोग करना है। त्रिकटु, ग्रह धूम, रजनी, पंच लवण आरोचक, सवातका, इनको वहां पर दंश स्थान में घर्षण करना चाहिए। श्लोक नंबर 43, विषजन्य उपद्रव चिकित्सा, विष वेग से उपद्रव क्या होते हैं, मद, मूर्छा, विषाद, हृदय प्रवर्तते, शीतैर निर्वते, है ना, ठंडी हवा से शांत करना चाहिए। हृदय कंप, मूर्छा, विषाद, ये वाले उपद्रव जो है उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में शीतल उपचार, शीतेन निर्वीयतान, ठंडी चीजों से उसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है विष वेग में चिकित्सा। नेक्स्ट आना है विष वेग में दाह रक्तस्राव। जैसे पहला वेग जो है वो दूसरे वेग में क्या चिकित्सा करनी है, पहले वेग जो पीछे वेग पढ़े हमने, तो वेग वाइज विष वेग की चिकित्सा दी हुई है। चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम इकट्ठे लिख लेंगे इसको, ठीक है। ये विष वेग की चिकित्सा जैसे त्वक मांसगत दाहो दहति विश्रम स्त्रवती हरति, तो हरति रक्तान पीतम वमनम, मतलब पहले में इन्होंने क्या किया हुआ है, दाह करने को बोला है और वमन करने को बोला है। फिर अगर श्लोक नंबर 45 देखें, विरेके द्वितीय, दूसरे में विरेचन करने को बोला है। आदो हृदय रक्षितम, और हृदय रक्षा को बोला है। तो हम इसको सीधा फ्लो चार्ट में बना के याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चार्ट में बनाना है आपने, यहां लिखना शुरू करना है। विष वेग लिखने हैं, विष वेग चिकित्सा, विष वेग चिकित्सा, चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना। प्रथम वेग में, फर्स्ट में वमन कोमा दहन, सुश्रुत बोलते हैं वमन परिषेक अगदपान, वमन परिषेक कोमा अगदपान। सुश्रुत के भी साथ साथ ही याद कर लेने हैं क्योंकि आगे जाकर के भी याद करने पड़ने हैं। अगदपान। दूसरे वेग में विरेचन हृदय रक्षा, सेकंड में विरेचन हृदय रक्षा, थर्ड सेकंड में सुश्रुत बोलते हैं वमन कोमा विरेचन, थर्ड वेग में क्षार अगदपान विद मधु, क्षार अगदपान विद मधु। सुश्रुत बोलते हैं अगदपान
कोमा नस्य अंजन, अगतपान कोमा नस्य अंजन। चौथे में गोबर रस प्लस कपित, गोबर रस प्लस कपित प्लस मधु प्लस घृत। शुष्क बोलते हैं स्नेह मिश्रित आगत, स्नेह मिश्रित आगत, स्नेह मिश्रित आगत पान पूरा ही। फिफ्थ वेग में याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। काकांड शीर्ष क्वेश्चन आए हैं, काकांड व शीर्ष, काकांड प्लस शीर्ष या व शीर्ष, काकांड प्लस शीर्ष प्रयोग प्लस अश्चोतन प्लस अंजन नस्य, अंजन प्लस नस्य। देखो आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंजन नस्य किस वेग की चिकित्सा है, अंजन नस्य किस वेग की चिकित्सा है। शुशु के अकॉर्डिंग फिफ्थ वेग में मधुयष्टिकवात, मधुयष्टिकवात प्लस मधु प्लस अगध प्रयोग। सिक्स्थ वेग में संज्ञा स्थापन औषध, संज्ञा स्थापन औषध प्लस गाय का पित्त, संज्ञा स्थापन औषध प्लस गाय का पित्त। अवपीड़न नस्य, अवपीड़न नस्य व अतिसार चिकित्सा, अवपीड़न नस्य प्लस अतिसार चिकित्सा शुशु के अकॉर्डिंग। सेवंथ में विपरीत विष सेवन, विपरीत विष सेवन प्लस काकपद चीरा, प्लस काकपद चीरा। काकपद चीरा मतलब काक मीन्स कौवे के पैर की तरह। सुश्रुत बोलते हैं सातवें में काकपद चीरा प्लस अवपीड़न प्लस मांस। एट्थ वेग में पलाश बीज चूर्ण, पलाश बीज चूर्ण प्लस मोरपित, प्लस मोरपित। और सुश्रुत ने तो एट्थ वेग माना ही है। साथ में लिखना है सुश्रुत ने हैंगिंग में, हैंगिंग में वात प्लस कफ दोष की दृष्टि मानी, वात प्लस कफ दोष की दृष्टि। सुश्रुत में मिलता है, ये श्लोक मिलता है, वात प्लस कफ दोष की दृष्टि मानी। श्लोक नंबर आना है 60। श्लोक नंबर 60 देखो। श्लोक नंबर 60 में अंडरलाइन करना है ब्राह्मण विहित। ये जो मृत संजीवनी आगत है ये ब्राह्मण द्वारा विहित है, ब्राह्मण द्वारा बताया गया। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 61 में थोड़ा सा अंडरलाइन करना है। सिक्सटी वन में
स्थानिक दोष का प्रथम उपचार बताया, मंत्र धमनी बंधनों अवमार्जन, कार्य आत्मरक्षा च। ये थोड़ा सा सबसे पहले धमनी बंधन बाय मंत्र, धमनी बंधन और अवमार्जन वगैरह जो है वो कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट आता है दोष अनुसार विष का उपचार, वास स्थाने स्वेदो दधना नत कुष्ठ कल्पानम च घृत मधुपय अम्बु अवगाह से पीतस्थे। ये हमें पता होता है वैसे, क्षार अगध कफ स्थान गते स्वेद तथा शिरावेदनम। वात में सबसे पहले हमें स्वेदन और कुष्ठ तगर का प्रयोग करना चाहिए। पित्त में हमें घी मधुपय अम्बुपान इनका अवगाहन करना चाहिए। और कफ में क्षार अगध का प्रयोग साथ में सिरावेद करने को बोला। स्थानिक दोष की चिकित्सा बताइए। श्लोक नंबर 63 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, दूषी विष में शिरावेद और पंचकर्म, दूषी विषस्थे रक्त स्थिते शिराकर्म पंचविधम, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपने श्लोक नंबर 65 में विष दूषित कफ मार्ग स्त्रोत सरोधवा ऋतवा वायुस तथा मृत एव श्वसेन अत्यरम, श्वसेन मत्यर ये बोलते हैं कि अगर विष से कफ मार्ग दूषित हुआ है और कफ के दूषित होने से वायु का मार्ग संरोध होता है, श्वास ना आने से मृत्यु होती है, तो ऐसे में हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए। श्लोक नंबर 66, चरम कषाय कलकम बिल्व सम मूर्धिन काक पदस्य कृत्वा दद्यात्, या फिर कटभी कटु कटफल प्रधमनम, या तो देखो क्या करना चाहिए, बोलते हैं कि मूर्धा में कौवे के पैर जितना चीरा लगाना चाहिए। चरम कषाय होता है सातला, सातला का प्रयोग करना चाहिए। या तो देखो दो तरीके हैं स्त्रोत्सों को खोलने के लिए, या तो ये काकपत चीरा बना लें और उसमें सीधे ही सातला का कल्क बना करके बिल्व की तरह, बिल्व के समान सातला का कल्क बना करके उसमें रख दें, या फिर नस्य दे दें कटफल का प्रधमन नस्य। ये बताएं इन्होंने दो चिकित्साएं। जब विष दूषित हो जाए और कफ की वजह से वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाए और श्वास की वजह से मृत्यु होने वाली हो, तो काकपत चीरा बना करके एक बिल्व के समान मांस को लगा दें, और किसके मांस को, चर्म कषाय के सातला के मांस को लगा दें और उसमें जो एब्जॉर्प्शन होगी वो होने दें। या दूसरा है कटुफल से प्रधमन नस्य दें। तीसरा श्लोक नंबर 67, एक कंसेप्ट दिया है कि काकपद में मांस का प्रयोग भी कर सकते हैं, सातला के बजाय मांस का प्रयोग कर सकते हैं। छागम का गव्य महिष मांस कुकुट, किसी का भी जो है वो जो ऊपर चीरा लगाएंगे उसकी एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लड को, किसी का मांस रस भी लगाया जा सकता है। श्लोक नंबर 71 अंडरलाइन करना है, गंधस्थि नाम अगध। श्लोक नंबर 71, इसमें लिखा है पिष्टवा अजस्य मूत्रेण गो अश्व पित्तेन सप्ताहम। इस गंधहस्ती अगध को पीना किसके साथ, पीसना जो है वो बकरी के मूत्र के साथ है, और उसके बाद भावना देनी है गो और अश्व की, अश्व के पित्त की। साथ में लिख सकते हैं यहाँ पर गंधहस्ती नाम अगध है, इसमें जो है भावना 7 दिन तक देनी है। एक तो भावना जो है 7 डेज देनी है, और दूसरा है कि इसमें अजामूत्र पीसना भी भावना ही हुई, अजामूत्र प्लस गाय प्लस घोड़े के पित्त से, गाय प्लस घोड़े के पित्त से क्या देनी, भावना देनी। इसमें इसका प्रयोग होता है अर्श स्वाधनेशु च गुदलेपो योनिलेपम स्त्रीणाम मूढ़े गर्भे दुष्टे लाट प्रतिशाय। ये कुछ डिजीज है इनमें प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, अंजन और लेप के लिए। यहाँ लिखा है अंजनास तथा मेहनाम लेपान, इसका प्रयोग सिर्फ गंधहस्ती अगध का अंजन और लेपन के लिए होता है, इंटरनल यूज नहीं होता उनके, नो इंटरनल यूज। गंधहस्ती अगध का कोई इंटरनल यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल यूज ही होता है। महागंधहस्ती अगध, नेक्स्ट आता है महागंधहस्ती अगध। इसमें लिखा है षटस्य अंगम, इसमें 60 जो है वो इंग्रेडिएंट है। अगर 60 ऑप्शन में होगा तो श्लोक में देखो 60 ही दिए, कहीं कहीं पर ना 61 भी बताते हैं।
तो आप लिख लो 60/61 कर लो, और 60 को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि श्लोक में षट यंग दिया हुआ है। पितेन गवाम पेश्यो गुटिका, किसके, गाय के पित्त से गुटिकाओं का भावना दी जाती है। इसका प्रयोग होता है पान अंजन लेपन प्रसादित सर्व कर्माणी। इसमें सभी के सभी मतलब पीने, इंटरनल यूज भी है, एक्सटर्नल यूज भी है। वैसे ही सुश्रुत के अकॉर्डिंग महासुगंधी अगध में, ये महागंध हस्ती है, सुश्रुत ने महासुगंधी का वर्णन किया। महासुगंधी आगध में 85 इंग्रेडिएंट होते हैं या कंटेंट होते हैं। 85 इंग्रेडिएंट या कंटेंट होते हैं। नेक्स्ट आओ वह श्लोक नंबर 101 और 104। श्लोक नंबर 101, 104 क्षार अगध। तरुण तरुण प्लास क्षारम श्रोतम, इसमें ताजे प्लास के पत्ते पौधे काट के डालने चाहिए। दूसरा गुटिका छाया शुष्कम कोल समासम प्रयुक्ता, गुटिकाओं को छाया में सुखाना चाहिए और इसकी गुटिकाएं जो है कोल समान होनी चाहिए, बेर के बराबर होनी चाहिए। श्लोक नंबर 107, श्लोक नंबर 107, विष देने वाले की पहचान। अत्यर्थ शंकितम स्याद बहुवाग अथवा अल्पवाग्वितम अलक्षण। अत्यंत शंकित, जो जिसने विष दिया हो वो अत्यंत शंकित, डर डरा सा रहता है, या बहुत बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता, और उसकी लक्ष्मी मतलब उसकी जो उदासीनता, अलक्ष्मीगत होता है, ऐसे लगता है, चेहरा उतरा उतरा। श्लोक नंबर 110, पात्रस्य च विवरणम भोज्यम स्यान माक्षिकश्च मार्यति। अगर उस विष में विष मिला हुआ भोजन हो तो वो विकृत हो जाता है, उसका भोजन का विवरण रंग नहीं ठीक रहता, और दूसरा उसमें बैठने वाली मक्खियां भी मर जाती हैं। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखना है। सुश्रुत बड़ा अच्छा लक्षण देते हैं। सुश्रुत बोलते हैं कि वायस मर जाता है। वायस होता है कौवा, अगर ऐसा भोजन विष वाला कौवा खाए तो वो मर जाता है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, मतलब ये नहीं आया था, यहाँ से आया था। चकोर एक पक्षी होता है, चकोर की लालिमा खत्म हो जाती है, चकोर की लालिमा खत्म हो जाती है। दूसरा है पृषत, रोने लगता है, पृषत जो है वो रोने लगता है। हंस क्ष्वेड़ करता है, हंस जो है वो क्ष्वेड़ करता है। क्रोंच को मध्य हो जाता है, क्रोंच को मध्य हो जाता है, क्रोंच को मध्य हो जाता है। श्लोक नंबर 114, श्लोक नंबर 114, आमाश्यगत विष के लक्षण। आमाश्य प्रविष्टे, आमाश्य में जैसे विष प्रविष्ट करेगा विवरणता आ जाएगी। दृष्टि हृदयवरोध बिंदु शतशिचीत्यंगनम, अंग में बहुत सारे छोटे छोटे बूंदों जैसे सैकड़ी फुंसियां निकल आएंगी अगर आमाशय में, और हृदय अवरोध हो जाएगा, दृष्टिहीन, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। पक्वाशयगत विष के लक्षण क्वेश्चन आ सकता है। आमाशय और पक्वाशयगत में, पक्वाशय में होगा तो मूर्छा मदमोह बलनाश तंद्रा कार्श्य विष पांडुत्व उद्रस्थे तथा, पांडु रोग हो जाता है, और उदरस्थेस्यात, जो विष के वेग से जो उदर है वो पतला पड़ जाता है, मतलब दुबलापन होना शुरू हो जाता है। ऊपर की चिकित्सा क्या होती है, देखो इसमें आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। पक्वाशय में पांडुत्वम, कार्श्यम और तंद्रा, पताका, पताका याद रखना। पक्वाशय के वेग को आप पकड़ सकते हैं पताका से।
और इसकी ऊपर की चिकित्सा होती है आमाशय में वमन, और पक्वाशय की होती है विरेचन। छोटे छोटे क्वेश्चन है। आमाशयगत विष की चिकित्सा वमन और इसकी विरेचन। सुषुप्त बोलते हैं कि आमाशयगत में छर्दी, अतिसार, अधमान और इंद्रिय विकृति होती है। आमाशय में लक्षण बताते हैं सुषुप्त, छर्दी, आपके विमर्श में हो सकता है अतिसार, कोमा अधमान, कोमा इंद्रिय विकृति, इंद्रिय विकृति। और पक्वाशयगत में बताते हैं विरेचन, सॉरी पक्वाशयगत में बताते हैं अतिसार और आटोप, अतिसार कोमा आटोप।